अध्याय 27। इस हृदय को कौन जानता है? यह नौकर जानता है कि यह हमेशा नहीं चल सकता। राजकुमारी और कियान गुआंशु के बीच बहुत अच्छी बनती थी। हालांकि उसने कभी उसे पिता नहीं कहा, लेकिन पहले राजकुमारी ने उसे चुपके से शॉर्ट फैटी कहा, फिर यह ओल्ड फैटी में बदल गया और फिर धीरे धीरे मिस्टर फैटी में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि कियान गुआंशु ने राजकुमारी की हवेली में अपनी बेटी और सुनहरे मेंढक के बारे में कई बार शेखी बघारी थी। वह जितना खुश था, मैं उतना ही डर रही थी। डर रही थी कि मेरी पहचान उजागर हो जाएगी और मेरी पहुंच के भीतर की शादी उसके द्वारा बर्बाद हो जाएगी। थुई चाऊ ने प्रत्येक हरी ईंट को देखा जो बिना किसी अंतराल के बारीकी से जुड़ी हुई थी, और बुदबुदाया। उसी समय राजकुमारी ने सपना देखा कि फान नोकनी उसके सपने में प्रकट हुई और उसने हेयरपिन मांगा। उसके बाद वेईशी मिन की मृत्यु हो गई। राजकुमार पत्नी को कुछ हो गया। राजकुमारी बहुत चिंतित हो गई और नौकर भी सारी रात जागकर राजकुमारी पर नजर रखता रहा, इस डर से कि कुछ गलत न हो जाए। एक दिन नौकर हमेशा की तरह राजकुमारी के लिए दवा लेने शाही अस्पताल गया और वापस लौट आया। गाड़ी से उतरते समय अचानक किसी ने नौकर की कलाई पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम थुई चाओ हो? सबकी नजरें उसकी कलाई पर टिकी थी। थुई चाओ ने सफेद मलमल का कोट पहना हुआ था। उसकी आस्तीन पर निशान हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसके हाथ पर जलने के निशान दिखाई दिए। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, इस नौकर ने सोचा कि उसने मेरी कलाई देखी होगी, इसलिए वह मेरी पहचान की पुष्टि कर सकता है। इसलिए मैंने मुड़कर देखा और फिर यह नौकर नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। उसने केवल इतना देखा कि उसने एक फटी हुई पत्ती वाली टोपी पहन रखी थी, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। दूसरा आधा हिस्सा भीषण गर्मी के बावजूद एक काले दुपट्टे से ढका हुआ था। नौकर ने उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन वह अचानक चौंक कर चिल्लाया, हानर, तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। उसकी नज़र लूजी युआन से गुजरकर कियान गुआंशु पर रुक गई। उसकी आवाज घबरा गई, नौकर। नौकरानी यह सुनकर इतनी डर गई कि वह कूद पड़ी। उसे डर था कि कोई और उसकी पहचान न कर ले। लेकिन उन्होंने कहा कि वे नौकर से केवल कुछ शब्द कहेंगे और फिर चले जाएंगे। इसलिए नौकर को गाड़ी छोड़कर गली के एक सुनसान कोने में उनके पीछे चलना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप हान नहीं हैं, जो टिएन क्वान सच की बेटी हैं। उसके पिता ने वेईशी मिन को मार डाला क्योंकि वेईशी मिन उसके पास लिंगजी धूपबत्ती मांगने आई थी। दोनों पक्षों में बहस हुई, इसलिए उसके पिता ने वेई परिवार को तिएन फुक पैगोडा में जलाकर मार डाला। यहाँ तक कि दामाद का घोड़ा भी उसके पिता द्वारा गलती से तोड़ दिया गया था, जब वह ताकिम नगोवे को बेचे गए घोड़ों का निरीक्षण कर रहे थे। अनजाने में दामाद को इसमें शामिल कर दिया गया। खुजली को भी आपके पिता ने ही मारा था जब उन्होंने घर में घुसकर आपको मार डाला था। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि एक बार जब सरकार बॉस टिएन को गिरफ्तार कर लेगी, तो आपकी पहचान उजागर हो जाएगी? भविष्य में उसका जीवन कैसा होगा? टिएन क्वान सच ने अपना मुंह खोला। उसके चेहरे पर चर्बी की परत कांप उठी। उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया जैसे कि वह अपनी बेटी की जख्मी कलाई को सहलाना चाहता हो, लेकिन थुई चाऊ ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, जैसे कि उसने आग को छू लिया हो। टिएन क्वान सच का हाथ उसकी छाती के सामने रुक गया, लंबे समय तक उसे जाने नहीं दिया। श्री टिएन के गोल मटोल चेहरे पर दर्द देखकर हर कोई वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि सहानुभूति रखें या घृणा करें। थुई चाओ की आवाज फिर से भर गई, लगभग रोने में असमर्थ। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छिपा सकते हो? तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए।
और मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। दासी बहुत घबरा गई। उसने पूछा, मैं क्या करूं? तो उसने तुमसे 9 अंगूठी वाला हेयरपिन चुराने को कहा था, है ना? हाँ। उसने कहा कि पिछले 2 मामलों में और दामाद के मामले में भी बॉस टीएन के पास अपराध करने का समय था और घटनास्थल पर सबूत मौजूद थे। इसलिए उसने इस नौकर को आदेश दिया कि वह अकाट्य सबूत बनाने में उसकी मदद करे। दामाद वी बाव होने ने थुई चाव को देखा और संदेह से पूछा, तो तुमने राजकुमारी को मार डाला? नहीं है, मैं नहीं जानता। थुई चाव ने अपने होंठ काटे। उसकी आवाज कांप रही थी। यह नौकर, मैं राजकुमारी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, यह मामला बहुत सरल है। क्या राजकुमारी ने सपना नहीं देखा कि हेयरपिन गायब हो गया? यह मामला मामले से संबंधित हो सकता है और हर कोई जानता है बॉस टीएन के पास कूलोन हेयरपिन चोरी करने का कोई मौका नहीं था। यह नौकर अभी भी हिचकिचा रहा था। कह रहा था कि कूलोन हेयरपिन को राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से एक बंद छाती में रखा था। यह नौकर इसे नहीं ले सकता था। लेकिन उसने नौकर को अभी अभी यह करना सिखाया था। जब वह हेयरपिन लेने गया तो उसने चतुराई से उसे छिपा दिया। गुलाम, वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। उपपत्नी क्वैक ने उसे रोकते हुए फुसफुसाया, कोई बात नहीं। 9 लालटेन हेयरपिन अभी भी आपके हाथों में है ना? तुम अब तक गोल-मोल बातें करते रहे हो, तो जल्दी से मुझे यह क्यों नहीं बताते कि तुमने राजकुमारी को मारने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया? महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन हमें आपको सब कुछ शुरू से बताना होगा, अन्यथा हम सच्चाई कैसे बता पाएंगे? राजकुमार हाँ ने बीच में बोलते हुए कहा। राजकुमारी के दिल में चाकू घोंपा गया और वह तुरंत मर गई। उसके पास बचने का बहुत कम मौका था। फिर भी 9 पत्ती वाले हेयरपिन जैसा जेड हेयरपिन छाती में घुसते ही 2 टुकड़ों में टूट गया, जो सचमुच आश्चर्यजनक था। तो इस नौकर ने अनुमान लगाया कि जैसे ही इसे संदूक के ढक्कन से नीचे गिराया गया, यह टूट गया। भले ही थुई चाऊ ने सावधानीपूर्वक इसके नीचे एक परत बिछाई थी, है ना? थुई चाऊ बिना कोई आवाज किए रो पड़ी, केवल सिर हिलाया। काफी देर बाद उसने अपनी बात जारी रखी। इस नौकर ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी हेयरपिन के गायब होने से इतनी चिंतित होगी, कि उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आएगी, जिसका इस तरह से इलाज नहीं हो सकता। उस समय का फायदा उठाते हुए जब पहरा और तलाशी थोड़ी ढीली थी, नौकर तुरंत हेयरपिन लेने के लिए गोदाम की ओर भागा, ताकि वह उसे चुपके से राजकुमारी को लौटा सके। अप्रत्याशित रूप से जब मैंने छाती के पीछे से हेयरपिन को बाहर निकाला, तो वह पहले ही आधे में टूट चुका था। ऐसा कहकर उसने दरबार में सबकी ओर देखा, फिर हैरान होकर टीएन क्वान सच पर रुकी। यह नौकर इतना डरा हुआ था कि मेरा दिल रुक गया। मैंने टूटे हुए हेयरपिन को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि मैं अपनी गर्दन के चारों ओर रस्सी पकड़ रही थी। जैसा कि वादा किया गया था, उस रात यह नौकर हेयरपिन को साइड दरवाजे पर ले आया और उस व्यक्ति को दे दिया। लेकिन जब मैंने हेयरपिन उसके हाथ में रखा, तो यह नौकर अचानक बेहद घबरा गया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुझे रसातल में खींच लिया जाएगा। पता नहीं क्यों। अचानक उसने हेयरपिन पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हेयरपिन को पकड़ लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हेयरपिन आधे में टूट गया था, इसलिए वह केवल पूंछ पकड़ सकता था। हेयरपिन का सिर अभी भी थुई चाऊ के हाथ में था। उसने हेयरपिन को कसकर पकड़ लिया, पलटी और अंदर भाग गई। दूसरे व्यक्ति ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जल्दी से पास की एक छोटी गली में छिप गया और भाग गया। लैकबॉय ने कर्कश आवाज में बीच में टोका, लेकिन
अगर उस व्यक्ति ने केवल हेयरपिन की पूंछ पकड़ी थी, तो राजकुमारी इतनी दूर से 9 पंख वाले हेयरपिन को भीड़ के बीच कैसे पहचान पाई? राजकुमारी इतनी दूर से टूटी हुई हेयरपिन को कैसे पहचान सकती थी? थुई चाओ ने अपना सिर हिलाया और चिल्लाई, मुझे नहीं पता। मुझे अब और नहीं पता। जब राजकुमारी ने कहा कि उसने 9 छल्ले वाला हेयरपिन देखा है, तो मैं इतना डर गया कि मेरा दिल लगभग मेरी छाती से बाहर निकल गया। मैंने सोचा, मुझे लगा कि राजकुमारी को पता चल गया है कि मैंने क्या किया है। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। उस समय मैंने खुद से सोचा, यह नहीं हो सकता। हेयरपिन का सिर अभी भी मेरी शर्ट में छिपा हुआ है। इसलिए मैंने राजकुमारी को मेरा पीछा करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस समय स्थिति अराजक थी। अंत में राजकुमारी अभी भी थुई चाओ ने एक बार फिर से गला घोंट दिया, खुद को जमीन पर गिरा दिया और जोर से रोया। हर कोई इंतजार कर रहा था, लेकिन सम्राट का धैर्य खत्म हो गया था। उसे अपने गुस्से को दबाने के लिए अपने दांत पीसने पड़े और जोर से चिल्लाया, ऊपर देखो, मुझे पूरी कहानी बताओ। थुई चाओ दर्द और डर दोनों में थी। उसने अपनी छाती को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया और आवाज बनाने की कोशिश की। उसकी आवाज कर्कश थी, लगभग शब्दों को बनाने में असमर्थ। हाँ, नौकर। नौकर और हर कोई राजकुमारी की तलाश में गया। अचानक उस व्यक्ति की छाया देखी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं जानता था, फिर भी मुझे वह शंक्वाकार टोपी साफ साफ याद थी। इसके अलावा मैंने उसे राजकुमारी को सुनसान दीवार की ओर घसीटते हुए देखा था। मैं वहां पहुंचने के लिए भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा, तो मुझे केवल राजकुमारी को गिरते हुए देखने का समय मिला था। उस दिन के दृश्य को याद करते हुए थुई चाओ का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उस क्षण हेयरपिन ने उसकी ही छाती में छुरा घोंपा हो, जिससे उसकी जान चली गई हो। मैं सदमे में भागा और देखा, हेयरपिन की पूंछ राजकुमारी की छाती में फंसी हुई थी। नौकर बेहद भयभीत था, मन ही मन सोच रहा था कि अगर उस पर संदेह किया गया, तो निश्चित रूप से उसकी तलाशी ली जाएगी, और उस समय हेयरपिन इस बात का सबूत होगा कि नौकर ने राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। इसलिए यह नौकर हताश होकर दौड़ा और राजकुमारी को गले लगाने के लिए घुटनों के बल बैठते हुए उसने चुपके से उसकी चोली में छिपे हेयरपिन को घास में फेंक दिया, ताकि दूसरे लोग सोचे कि कोई 9 अंगूठी वाला हेयरपिन पकड़कर राजकुमारी को चाकू मार रहा है। जब राजकुमारी संघर्ष कर रही थी, तो हेयरपिन आधे में टूट गया। इस नौकर ने वास्तव में राजकुमारी को नहीं मारा। बात बस इतनी सी है कि इस नौकर ने एक गलती की, फिर और भी गलतियां की, और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा। दरबार में हर कोई चुप था, समझ नहीं पा रहा था कि हैरान हो या विलाप करे। बादशाह ने भी आह भरी। उसका पूरा शरीर थक गया था, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने राजकुमार हाँ की ओर देखा, क्या वह सच कह रही है? राजकुमार हाँ ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, थुई चाओ सच बोल रहा है। जब राजकुमारी गिर पड़ी, तो थुई चाओ अभी अभी दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचा था। उस समय थुई चाओ रेंगते हुए राजकुमारी के पास जा रहा था, इसलिए उसके पास उसे मारने का कोई मौका नहीं था। सम्राट ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, थुई चाओ को देखने की जहमत नहीं उठाई, बस हाथ हिलाकर उसे नीचे खींचने का संकेत दिया। दाई लीतू के पहरेदारों ने तुरंत थुई चाओ के हाथ बांध दिए और उसे बाहर खींच लिया। थुई चाओ को बाहर खींच लिया गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टिएन क्वान सच पर टिकी थी। वह बहुत रोने से कर्कश आवाज में चिल्ला रही थी, टिएन क्वान सच,
मेरा पूरा जीवन शुरू से अंत तक तुम्हारे द्वारा बर्बाद कर दिया गया। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर सम्राट ने अचानक हाथ उठाकर पहरेदारों को रोक दिया। थुई चाओ जमीन पर गिर पड़ी। उसने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाई, देखो, मेरे हाथ पर जन्मचिन्ह चला गया है। क्यों? मैं राजकुमारी की रक्षा कर रहा था, इसलिए मेरी गर्दन से लेकर कोहनी तक जल गया। जलने का घाव अल्सर बन गया और मुझे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा। तभी राजकुमारी को मुझ पर दया आई और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए एक नौकरानी के रूप में भेज दिया। जब राजकुमारी छोटी थी तो उसने महल के बाहर से एक चीनी मिट्टी का कुत्ता मंगवाया था। उसने गलती से उसे तोड़ दिया और टूटे हुए टुकड़ों से उसका हाथ कट गया। सम्राट और शाही उपपत्नी ने सोचा कि मैंने उनकी अच्छी तरह से सेवा नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे रात भर चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों पर घुटने टेकने की सजा दी। जब मैं बेहोश हो गई, तभी उन्होंने मुझे माफ किया। जब मेरे घुटनों से खून बह रहा था, तब तुम कहाँ थे? जब मैं जल गया था, तब तुम कहाँ थे? जब मुझे तेज बुखार था और मैं लगभग मर ही गया था, तब आप कहाँ थे? उसने मुझे बेच दिया, व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे ले लिए और बाद में दोषी महसूस किया तो उसने मुझे ढूंढने का नाटक किया, जिससे मेरी बची हुई खुशी भी नष्ट हो गई। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी, आंसू बहने लगे, उसका गला रुंध गया और वह हांफने लगी। वह आगे कुछ बोल पाने में असमर्थ हो गई। यह पिताजी हैं। टिएन क्वान साच ने अपनी बेटी की ओर देखा, बोलने से पहले काफी देर तक झिझका, उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने ये दो शब्द कहे, वह अचानक सोचने के लिए रुक गया और फिर अपने स्वर को बदलने की कोशिश की। यह मैं हूँ, तुम नहीं। हाँ नहीं, यह मैं हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। इस बिंदु पर टिएन क्वान साच का भी गला भर आया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह पहले से ही बदसूरत, मोटा और छोटा था, अब वह बुरी तरह रो रहा था, जिससे उसका चेहरा झुर्रीदार हो गया था और वह और भी बदसूरत लग रहा था। लेकिन अब किसी के पास उनका मजाक उड़ाने का दिल नहीं था। सब चुपचाप पिता पुत्र को देखते रहे। अंत में सम्राट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लिना हुई के जीवन काल में आपने पूरे दिल से उनकी सेवा की। यद्यपि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी मैं तुम पर दया दिखाऊंगा और तुम्हें राजकुमारी की सेवा जारी रखने के लिए वहां जाने दूंगा। थुई चाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ और नहीं कहा। दरबार में लोगों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। नौकरों को उसे घसीट कर ले जाने दिया। उसे इस तरह देखकर क्वाच थुकफी ने नाराजगी से जवाब दिया, थुई चाओ मुख्य अपराधियों में से एक है जिसने लिन हुई की मौत का कारण बना। अब मृत्यु के बाद भी वह राजकुमारी की सेवा कर सकती है। महामहिम उसके प्रति इतने उदार क्यों है? किसी ने कोई प्रतिध्वनि नहीं की, न ही किसी ने उपपत्नी को कोई जवाब दिया। यहाँ तक कि कियान गुआनशुओ भी वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका पीला चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। सम्राट ने सेवकों को पूरे कियान परिवार को बाहर लाने का संकेत दिया, फिर हुआंग जीहे को देखने के लिए मुड़ा। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था, नसें उभरी हुई थी, बहुत डरावना लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी उसके चेहरे पर मांस कांप रहा हो। तो वास्तव में वह कौन था जिसने शुइझो को 9 लोन हेयरपिन चुराने और राजकुमारी को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था? राजकुमार हां ने चुपचाप सम्राट को प्रणाम किया और गंभीरता से कहा, सिर्फ हेयरपिन के टूटे हुए आधे हिस्से के आधार पर निश्चित रूप से राजकुमारी 9 पंख वाले हेयरपिन को नहीं पहचान सकती। लेकिन एक आदमी था जो सजीव ड्रैगन, फीनिक्स, फूल और पत्ते बनाने में बहुत माहिर था। एक रात में
वह इसे जोड़ने के लिए एक नकली हेयरपिन सिर बनाने में सक्षम था। चू तू तान ने अपना सिर हिलाया। सुंग को, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तक कि सबसे कुशल जेड कारीगर को भी एक हेयरपिन बनाने में कई दिन लग जाएंगे। यदि वह बहुत तेजी से काम करे तो 9 फूलों वाले हेयरपिन जैसे कई जटिल विवरणों वाले बड़े हेयरपिन को बनाने में तो और भी अधिक समय लग जाएगा। इसके अलावा उसे ऐसा 9 रंगों वाला जेड ब्लॉक कहाँ से मिला? राजकुमार हा ने आपत्ति जताते हुए कहा, हमें जेड का उपयोग क्यों करना होगा? वैसे भी राजकुमारी ने केवल एक सरसरी निगाह डाली थी और भीड़ भाड़ के बीच रंगों को कुशलतापूर्वक मिलाने के लिए मोम के एक टुकड़े का उपयोग करना ही पर्याप्त था। राजकुमारी उसे एक पल में कैसे पहचान सकती थी? यदि आप जेड हेयरपिन बनाने के लिए मोमबत्ती के मोम का उपयोग करते हैं तो एक रात ही पर्याप्त है। पूरा दरबार मौत की तरह खामोश था। सबकी नजरें लू जियुआन पर टिकी थी। उपपत्नी गो ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें नीची कर ली। दर्द और बेपसी के आंसू बह रहे थे। सम्राट ने लू जियुआन को बहुत देर तक घूरा, फिर 2 कदम पीछे हट गया, कुर्सी पर बैठ गया। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बस इतना जानता था कि लू परिवार को भेदने के लिए अपनी घृणित नज़र का इस्तेमाल कैसे करना है। लू जियुआन के लिए वह बस खाली आसमान की ओर देखता रहा, चुपचाप कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर हर झुर्री पत्थर की पटिया पर कटाव के कारण होने वाली दरारों से अलग नहीं थी। बूढ़े आदमी ने बाहर देखा, मानो वह अपनी बेटी को दूर दूर तक भागते हुए देख रहा हो। उससे दूर, ट्रोंग के इस भयानक शहर से दूर, बिना यह जाने कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है। शायद टिच थुई कभी नहीं जान पाएगी कि जिस पिता से वह कभी नाराज थी और जिससे नफरत करती थी, उसने उसके लिए क्या किया है। होआंग तुहा ने लू चीन गुयेन को देखा। उसका दिल सैकड़ों विचारों से भरा हुआ था, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, मैं समझता हूँ कि तुम अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हो, लेकिन उन्हें अपने बचाव के लिए निर्दोष लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। थोई थुएन ट्राम ने सावधानीपूर्वक सम्राट से पूछा, महाराज, क्या लू जियुआन को शीघ्र अपराध स्वीकार करवाने के लिए यातना का प्रयोग करना आवश्यक है? कोई जरूरत नहीं, मैं कबूल करता हूँ। यह मैं ही था जिसने वेई शिमिन, सुन गाई और राजकुमारी डोंग चांग को मारा था। लू जियुआन ने युवा मास्टर कुई को बीच में टोका। दरबार में माहौल पहले से ही घुटन भरा था और अब उसके कामों की वजह से यह और भी ज्यादा दमनकारी हो गया। हुआंग ज़ेहे ने आह भरी। इस मामले में हालांकि राजकुमारी डोंगचांग ने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बेटी की त्रासदी का कारण बना, लेकिन राजकुमारी केवल अनजाने में थी और इसके अलावा वह एक महान व्यक्ति है। फिर भी आपने कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया? वास्तव में मेरा राजकुमारी डोंगजोंग को मारने का इरादा नहीं था। जैसा कि खोजे ने कहा था, राजकुमारी का बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन किसी तरह टिचथुई ने दाई लीतू के पास जाकर हत्या की बात कबूल कर ली। मैं चुपचाप खड़ा होकर अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं देख सकता, और इससे भी अधिक, मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता और उसे फंसा नहीं सकता। लू जियुआन ने अपना सिर उठाया, एक गहरी सांस ली और फिर खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया। तभी मुझे राजकुमारी डोंगचांग के बारे में ख्याल आया, यह सोचकर कि सब कुछ राजकुमारी की वजह से था। शायद केवल राजकुमारी ही शी थुई को बचा सकती थी। इसके बाद मैंने थुई चाओ को कू लोन हेयरपिन चुराने के लिए उकसाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे टूटे हुए हेयरपिन का केवल आधा हिस्सा ही दिया। लेकिन मैंने 9 लोन हेयरपिन देखा है और मुझे यकीन है कि थुई चाओ ने राजकुमारी को हेयरपिन का टूटा हुआ आधा हिस्सा वापस करने की हिम्मत नहीं की होगी। इसलिए मैंने हेयरपिन का नकली आधा हिस्सा बनाने के लिए मोमबत्ती के मोम का इस्तेमाल किया और इसे जोड़ दिया, जिसे दूर से भेदना मुश्किल है।
राजकुमार हाँ ने फिर पूछा, ऐसा लगता है कि आप राजकुमारी के महल की हर चीज से अच्छी तरह परिचित हैं। क्या दाऊ खाऊ ने आपको बताया? यह सही है। दाऊ खाऊ शायद ही कभी इस आम परिवार के साथ बातचीत करता है, लेकिन टिचथुई की माँ अभी भी उसकी जैविक बहन है। इस वर्ष की शुरुआत में जब मैं झुआन नुओंग की कब्र पर गया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने दाऊ खाऊ को कुछ मसाले दिए, लेकिन मेरी चाची ने कहा कि राजकुमारी के महल के नियमों के अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी दुर्लभ चीज राजकुमारी को भेंट की जानी चाहिए। राजकुमारी के बगल में एक बहुत ही लालची वेईशी मिन भी है, जिसे सिरदर्द भी है। अगर वह मसाले देखती है तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपने लिए ले लेगी, खासकर ऐसे मसाले जो शांत प्रभाव डालते हैं। लेकिन उसे कैसे पता चला कि राजकुमारी ने 9 छल्ले वाले हेयरपिन को खोने का सपना देखा था? उस दिन वेईशी मिन दुकान पर आया। उसे इस आम आदमी ने बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर दिया और फिर बांध दिया। वह इतना भयभीत हो गया कि उससे जो भी पूछा गया उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने बस कुछ सवाल पूछे और उसने मुझे राजकुमारी के सपने के बारे में बताया और कहा कि उसने एक बार राजकुमारी को कियान गुआनशुओ के साथ चुपके से प्यार करते हुए पकड़ा था, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कियान गुआनशुओ हाल ही में हर जगह अपने सुनहरे टोड़ को गर्व से दिखा रहा था। मैंने यह भी सुना कि राजकुमारी की हवेली में नौकरानी थुई चाओ के हाथ पर एक निशान था और उसने राजकुमारी को अच्छा अभिनय करने के लिए खुद को छिपाने में मदद करने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि थुई चाओ शायद कियान गुआनशुओ की जैविक बेटी थी। राजकुमार हाँ ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन सम्राट ने गुस्से से बीच में टोकते हुए कहा, ऐसी बकवास बंद करो। सबसे पहले मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने राजकुमारी को कैसे मारा। लू चिंगुएन ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं नकली हेयरपिन लाया, राजकुमारी के महल के बाहर छिपा दिया, फिर गाड़ी का पीछा करते हुए बिना खांग वार्ड तक गया। तभी सड़क अवरुद्ध हो गई। राजकुमारी को गाड़ी से उतरना पड़ा और फिर आम आदमी ने उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने वेईशी मिन और सुन जी को मार डाला है और साथ ही शी थुई के लिए न्याय की गुहार लगाता हूँ तथा राजकुमारी से उसे बचाने की भीख मांगता हूँ। राजकुमारी ने आम आदमी की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस घास को देखा और मंद मंद मुस्कुराई। मैंने घुटनों के बल बैठकर राजकुमारी से विनती की कि वह दाई ली तू को आदेश दे कि वह टिचथुई को छोड़ दे। दुर्भाग्य से राजकुमारी परेशान थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी गर्दन को साफ कर लूं और इंतजार करूं। उसने यह भी कहा कि न केवल मैं मर जाऊंगी, बल्कि मेरी बेटी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। बूढ़े आदमी को राजकुमारी डोंग जूंग के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए सुनिए। सम्राट को उसकी अहंकारी और अनियंत्रित छवि अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे के भाव तीखे और नाजुक थे, जैसे कोई हिमखंड जो किसी भी क्षण टूट सकता था। फिर भी वह बेहद जिद्दी और अडिग था। उसकी छाती अचानक कस गई, लगभग दम घुटने लगा। उसने कुर्सी के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया, लू जियुआन को घूरते हुए, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उस समय मैं बहुत घबरा गया था। अगर मैंने राजकुमारी को जाने दिया तो मैं और टिचथुई दोनों मर जाएंगे। मैंने पहले ही 2 दुश्मनों को मार दिया था और बूढ़ा हो गया था, इसलिए मुझे अब मौत की परवाह नहीं थी। लेकिन टिचथुई, वह अभी भी बहुत छोटी है, एक नई अंकुरित फूल की कली की तरह। हम उसे हमारे जैसे आम लोगों के साथ कैसे मरने दे सकते हैं? इस बिंदु तक लू जियुआन ने उत्तेजना से अपने हाथों को लहराया और अपनी छाती को पीटा, जैसे कि वह अंदर का सारा खून उगल देना चाहता हो। उस पल
उस पल मैंने अचानक सोचा, इस घटना में शामिल लोगों में से 2 की मौत हो गई है। अगर राजकुमारी भी मर जाती है, जबकि शीतहुई दाली मंदिर में है, तो क्या यह सबूत नहीं होगा कि वह निर्दोष है? पूरा दरबार शांत था, केवल लू चीन-गुयेन की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। ऐसा सोचते हुए मैंने उसका पीछा किया और हेयरपिन का आधा हिस्सा राजकुमारी की छाती में घुसा दिया। उपपत्नी क्वैक पागलों की तरह चिल्लाई, मानो वह नीचे दौड़कर लू ची-गुयेन को पकड़ना चाहती थी। पास खड़े यमदूतों और दासियों ने जल्दी से उपपत्नी को पीछे खींच लिया, लेकिन उसे चिल्लाने से नहीं रोक सके। महाराज, लिन हुई इस नीच व्यक्ति के हाथों मर गई, महाराज। सम्राट अभी भी न तो सुन पा रहा था और न ही देख पा रहा था, बस वहीं स्तब्ध बैठा हुआ था, दर्द को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था, इस हद तक कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। होआंग तुहा ने धीरे से कहा, बूढ़े लू, त्रुओंगन का पूरा शहर सोचता है कि आप अपनी बेटी को तुच्छ समझते हैं, उसे घर से निकाल दिया है, और आप लालची और बेशर्म भी हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, आपने यह सब तिचथुई की रक्षा के लिए किया था। वास्तव में, जब से उसे सन द्वारा अपमानित किया गया था, तब से वह बदला लेने के लिए कृतसंकल्प था। वह जानता था कि वेई शी मिन राजकुमारी के महल का एक नपुंसक था, और राजकुमारी का महल निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगा। अधिकारियों को उसकी शिकायत करना बेकार होगा। एकमात्र रास्ता बचा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार दिया जाए। उसने अपनी नज़र त्रुओंग हंग आने पर रोक ली, जो आश्चर्य से देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति सदमे और दुखी थी। काफी देर बाद उसने आगे कहा, लेकिन आप समझते हैं, एक बार यह मामला उजागर हो जाने पर न केवल आप मर जाएंगे बल्कि आपकी बेटी भी फंस जाएगी। अगर मरी नहीं तो निर्वासित हो जाएगी। तब से उसने टिचथुई को भगा दिया। उसने उस पर रस्सी फेंकी, उसे मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर किया। वास्तव में वह चाहता था कि हर कोई यह देख ले कि उसने अपनी बेटी से संबंध तोड़ लिए हैं, उसे बहुत दूर जाने दिया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने सोचा कि वह चुपके से उसका पीछा कर रहा होगा, अन्यथा वह ट्रुओंग परिवार के घर को कैसे ढूंढ सकता था और टिचथुई द्वारा कैसे पकड़ा जा सकता था। लू जियुआन ने अपने दांत पीस लिए और हकलाते हुए कहा, यह आम आदमी। चुपके से झांग परिवार के घर उसे देखने के लिए कई बार गया था। हालांकि मैं बहुत सावधान था, फिर भी मुझे शीतहुई ने खोज लिया। इस आम आदमी के पास दहेज के पैसे मांगने के बहाने का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगा कि झांग परिवार इतने पैसे नहीं जुटा पाएगा। मुझे उम्मीद थी कि शीतहुई राजधानी छोड़कर भाग जाएगी। किसने सोचा होगा कि वह इतना मूर्ख था। उसने जोर देकर कहा कि मैं एक भेड़िया हूँ, और यहाँ तक कि ट्रुओंग परिवार की विरासत वाली पेंटिंग भी चुरा ली और दहेज के 10 क्वान के बदले में मुझे दे दी। मैंने कहा कि यह उचित नहीं है, तो उन्होंने बताया कि पेंटिंग में 3 मौतें दर्शाई गई हैं। बिजली से दंडित किए जा रहे व्यक्ति का पहला चित्र देखकर मुझे तुरंत वेई शी मिन की याद आई, जिसकी अभी अभी हत्या हुई थी। इसलिए जब सन के मामले की बात आई, तो मैंने सुना कि वह पूरे दिन घर पर ही रहता था और बाहर नहीं जाता था। और दूसरी ड्राइंग के सुझाव के साथ मैंने मन ही मन सोचा, चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हों, उनमें खामियां होनी चाहिए। इसके अलावा अतीत में मैं क्रॉसबो टीम में था और कुछ कौशल सीखे थे, जिन्हें मैं लागू कर सकता हूँ। जहाँ तक तीसरे चित्र की बात है, इस बिंदु पर उसकी आवाज भारी हो गई थी और वह आगे बोल नहीं सका। टिचथुई के साथ जो हुआ, हम सभी को दुख है, लेकिन राजकुमारी ने केवल अनजाने में गलती की है। पूरा टीएन परिवार भी निर्दोष है। आपको वास्तव में उन्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए।
हुआंगतुहा ने आह भरते हुए कहा, उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाया। न केवल उसने हमें धोखा दिया, बल्कि उसने अपनी बेटी को भी धोखा दिया। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूँ। शायद क्योंकि मैं आमतौर पर टिचथुई के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। लू चिनगुयेन की आवाज भारी हो गई थी। वह शून्य में एक बिंदु पर घूरता रहा, मानो उसने अपनी बेटी को अपने सामने खड़ा देखा हो, मरने वाले लोगों की तरह, अपने पास बची एकमात्र चीज पर टिके हुए, अपनी आंखों का उपयोग अपनी बेटी के भ्रामक चेहरे के हर इंच को संजोने और मापने के लिए कर रहे हों। हुआंगतुहा ने बूढ़े आदमी को बुदबुदाते हुए सुना, जैसे कि वह नींद में बात कर रहा हो। जब यह पैदा हुआ था तो वह इसे प्यार नहीं करता था। टिचथुई ने समय से पहले जन्म दिया। जुआन नुओंग इसे जन्म देने के बाद रक्तस्राव से मर गया। वह बस लाल बच्चे को पकड़े हुए बिस्तर के पास बैठा रहा और ध्यान भटकाते हुए जुआन नुओंग के चेहरे को धीरे धीरे पीला होते हुए, फिर धीरे धीरे बैंगनी होते हुए देख रहा था। उस समय उसने अपने सिर को नीचे करके अपनी बाहों में रोते हुए बच्चे को देखा और मन ही मन सोचा, इस झुर्रियों वाले बच्चे की वजह से ही उसकी पत्नी को मरना पड़ा। वह बस उसे जमीन पर फेंक देना चाहता था, बदले में जुआन नुओंग की जान। लेकिन छोटा, कमजोर, समय से पहले जन्मा बच्चा बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी बाह पर लेटा हुआ रोता रहा। उसका छोटा चेहरा मेंढक की तरह गुलाबी और झुर्रीदार था, बेहद बदसूरत और बेहद पीला। उसे कसकर गले लगाने के लिए मजबूर करता था, अपना चेहरा उसके डायपर में छिपाता था और रोता था। वह बचपन से ही गरीब था और जब वह बड़ा हुआ तो वह 10 साल के लिए सेना में शामिल हो गया, और जब वह 30 से ऊपर का हुआ तभी उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उससे शादी करने को तैयार था। शादी के बाद दंपति बहुत करीब और भावुक थे, लेकिन जुआन नुओंग गर्भधारण नहीं कर सका। उन्होंने हर जगह पूजा अर्चना की और आखिरकार एक बच्चा हुआ। किसने सोचा होगा कि बच्चा पैदा होते ही उस व्यक्ति की जान ले लेगा जिसे वह बुढ़ापे तक अपना साथी समझता था। सबसे घृणित बात यह थी कि वह एक लड़की थी। एक लड़के को घास में फेंक दिया जा सकता था और वह बड़ा हो सकता था, और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसे मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे ले जाया जा सकता था या पक्षियों को मारने के लिए पहाड़ पर ले जाया जा सकता था। उसके साथ शराब पीना, उसके साथ काम करना और उसके समान भावुक होना, यही एक पुरुष है। फिर एक दिन यह उससे ज्यादा मजबूत, स्वस्थ और लचीला हो जाएगा। लेकिन उसकी सिर्फ एक बेटी है जो दीवार के फूल की तरह नाजुक है, जिसे वसंत की हवा आसानी से कुचल देती है। उसे अपनी पड़ोसी श्रीमती एंगो से उसे नहलाने के लिए कहना पड़ा। गुस्से में उसकी गीली पैंट धुलवाई और उसके बालों को बेढंगे ढंग से एक बदसूरत चोटी में बांध दिया। टिचथुई दिन ब दिन बड़ी होती गई। एक समय से पहले जन्मे बच्चे से एक चमड़ी उधेड़ी हुई मेंढक की तरह झुर्रीदार और बदसूरत, धीरे धीरे एक सुंदर, सुरुचिपूर्ण युवा महिला में बदल गई। इससे वह और भी चिंतित हो गया। पता नहीं कौन उसके इस फूल को तोड़कर किसी और के गमले में लगा देगा, और तब से चाहे वह खिले या मुरझाए, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। किसने कहा कि जुआन नूंग केवल एक बेटी को जन्म दे सकती है? ऐसा लगता है कि भाग्य ने तय कर दिया है कि उसके लिए एकाकी बुढ़ापा इंतजार कर रहा है। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह लड़की को और भी ज्यादा डांटता और वह उन परिवारों की प्रशंसा करता जिनमें बेटे होते थे। 17 साल तक बूढ़े ने अपनी बेटी को, जो 2 किलो से भी कम वजन की लाल रक्त की थक्के वाली लड़की थी, एक खूबसूरत, आज्ञाकारी लड़की के रूप में पाला, जो मेहनती और देखभाल करने वाली दोनों थी। यह इतना कठिन और मुश्किल था कि बाहरी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब टिचथुई को तेज बुखार होता था तो वह बिना एक पल भी सोए पूरी रात उसकी देखभाल करता था।
जब तिचथुई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाती थी तो वह भी गली के अंत में खड़ा होकर उसके वापस आने का इंतजार करता था और फिर उसे डांटने के लिए दौड़ पड़ता था। जुआन नुओंग की कब्र पर जाते समय उसके चारों ओर बेकार में घास फूस उखाड़ते हुए वह अक्सर बुदबुदाता था, लड़की बड़ी होकर बिल्कुल उसकी तरह दिखने लगी। उसने एक पत्नी की भी तलाश की जिससे उसे एक बेटा होने की उम्मीद थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसकी पीठ पीछे टिचथुई के साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए अंत में उसे पागल होने का नाटक करना पड़ा और उसे भगाना पड़ा। तब तक उनकी उम्र 50 से अधिक हो चुकी थी और उनका दिल ठंडा पड़ चुका था। उसने खुद को सोचा, शायद वह अकेले उम्र तक, अकेले रहने तक अकेला रहेगा, और जब वह मर गया तो वह टिचथुई को जुआन नुओंग के बगल में दफनाने के लिए कहेगा, और इस तरह वह आक्रोश और कायरता के जीवन से गुजरता है, जो कि एक छोटी लड़की है, जो कि एक छोटी लड़की है। सुंदर और आकर्षक। कई युवाओं को उसकी दुकान पर आने के लिए धूप और मोमबत्तियों को खरीदने के बहाने का उपयोग करना पड़ा। वह दोनों चिंतित और खुश था। हर जगह कहानी को फैला रहा है और ट्रुंगे का पूरा शहर अपनी बेटी के दुर्भाग्य के बारे में चर्चा के साथ हलचल कर रहा था। उसे हर घंटे और हर पल टिचथुई पर नजर रखनी थी। जब उसे पता चला कि वह चुपके से एक मोमबत्ती छिपा रही है तो वह टोन स्कैब को खोजने और अपनी जान जोखिम में डालने वाला था। उसने मोमबत्ती छीन ली और उसे तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गई। वह एकमात्र बार था जब उसने टिचथुई को मारा था, जब से वह बड़ी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उस समय उसका दिल बना हुआ था। उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी, खून के बदले खून लेना था और टिचथुई को उसकी शर्म से मुक्त करना था। उसे लड़की के बुरे सपने को दूर करना था ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके। सम्राट की बेटी को अपनी बेटी के भाग्य को मनमाने ढंग से तय करने के लिए केवल क्रोधित होने की जरूरत है। उसे नरक में धकेलने का क्या अधिकार है? लू चिंगुएन के झुर्रियों वाले गालों से कुछ गहरे आंसू बहकर नीली टाइल वाले फर्श पर टपकने लगे। वह बहुत धीरे से बोला, लगभग अपने आप से बुदबुदाते हुए, मैंने उसे 17 साल तक पाला, एक लाल बच्ची से एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटी में। इस जीवन में वह केवल मेरी है। मैं एक तुच्छ कारीगर हूँ। मैं उसे एक बड़ा घर, महान शक्ति, गौरव और धन नहीं दे सकता। लेकिन भले ही मैं अपना पुराना जीवन जोखिम में डालूं, मुझे उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बचाना होगा। होआंग तू हा को अचानक अपने सीने में गर्म खून उबलता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के कोनों में जलन हो रही थी। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता की छवि को सामने आने से नहीं रोक पाई। जब वह अभी भी चेंगडू में थी तो उसे एक बार उसके पिता ने डांटा था, इसलिए वह गुस्सा हो गई और उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। माँ ने उसे खाने के लिए सूप लाया, फिर उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपने पिता को यार्ड में पेड़ के पीछे खड़े होकर देखा, चुपके से उसे देखा। जब उसने उसे देखा तो वह तुरंत दूर हो गया, बस संयोग से गुजरने के लिए। फिर भी वह उस समय के लिए छाया नहीं था, लेकिन वह भी नहीं था, लेकिन वह छाया में नहीं था, लेकिन वह छाया नहीं थी, लेकिन वह छाया नहीं थी, लेकिन ताजा खून के साथ उसके दिमाग में खींचा गया था। आयन और सन जी, राजधानी के दाई निन्ह वार्ड के एक व्यक्ति, पूर्ण गवाहों और सबूतों के साथ, क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। उनकी आवाज स्पष्ट और निर्णायक थी। थोई थुएन ट्रम ने अपने पीछे देखा और देखा कि सम्राट अभी भी कुर्सी पर स्थिर बैठे हैं। उनकी छाती हिंसक रूप से धड़क रही है। वह पीछे मुड़े और लू चिंगुएन से पूछा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? लू झियुआन चुप रहा। झांग हैंगिंग उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी और अपनी आंखें
चौड़ी करके इंतजार कर रही थी कि वह पलटकर अपनी बेटी से कुछ शब्द कहे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंत में लू झियुआन ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। कुई चुनजान ने फिर से सम्राट की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी सांसें ज्यादा स्थिर थीं। उसने अपने होंठ हिलाए और 3 शब्द कहे, धीरे धीरे काटकर निष्पादित करें। थोई थुआन त्राम स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने एक धमाके की आवाज सुनी और लू चीन गुयेन नीचे गिर गया। उसका चेहरा बैंगनी हो गया। हंगामे के बीच चू ते तान पहले भागा, जल्दी से अपना हाथ लू की नाक पर रखा ताकि उसकी सांस जांच सके, फिर अपना मुंह खोला, स्तब्ध। होआंग तेहा ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? शायद उसने जहरीली मोम की गेंद अपने मुंह में छिपाई थी और किसी तरह उसने उसे काट लिया। अब उसे बचाया नहीं जा सकता। होआंग तुहा चुपचाप बैठ गई, बूढ़े आदमी के बैंगनी चेहरे को देखती रही। चू तू तान ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यह भी अच्छा है। राजकुमार हा ने आह भरी, खड़े हुए और सम्राट को सूचना दी। सम्राट ने यह सुना और तुरंत अपनी कुर्सी की भुजाओं को भींच लिया। उसके हाथों की नसें उभर आईं और वह जोर से चिल्लाया, मर गया। यदि तुम ऐसे ही मरोगे तो मैं अपने क्रोध से कैसे संतुष्ट हो सकूंगा? उपपत्नी क्वैक चिल्लाई, महाराज, क्या उसकी कोई बेटी नहीं है? इस तरह के दुष्ट व्यक्ति को खुली आंखों से मरना चाहिए। सम्राट ने यह सुना और चिल्लाया, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अगर वह सजा से बच गया तो मैं उसकी बेटी को उसका दोष अपने ऊपर लेने के लिए कहूंगा। चू तू तान इतना डर गया कि उसने छलांग लगा दी। सौभाग्य से होआंग तुहा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे पीछे खींच लिया, उसे हिलने से मना किया। महाराज, थोई थुएन ट्राम ने कांपते हुए जवाब दिया, अभी अभी। जो लड़की बेहोश हो गई थी और जिसे महामहिम ने बाहर भेजा था, वह कोई और नहीं बल्कि कैदी की बेटी लू टिचथुए थी। तभी अचानक सम्राट को याद आया और वह क्रोधित हो गया। दुर्भाग्य से यह फरमान उसने ही जारी किया था और उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह केवल अपने वस्त्रों को जोर से हिलाकर चिल्ला सकता था, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, भले ही मुझे पूरी राजधानी उलट पुलट करनी पड़े, मुझे उसे पकड़ना ही होगा।